आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। हाँ सर, गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। आपने जो करा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो आप, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता रहे थे ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग, मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। आपको रुकना नहीं है जब तक आप प्राउड ना फील करो। इतनी छोटी सी कोट है, लेकिन कितना डीप मीनिंग छुपा है इसमें। हम हमारे जिंदगी में जो भी करते हैं, जो भी ड्रीम देखते हैं, जो भी अचीव करने की कोशिश करते हैं, हम बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। और जो भी छोड़ते हैं वो कभी प्राउड फील नहीं कर सकते हैं। प्राउड फील तब होता है, आप हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लड़े, आप शिद्दत से लड़े, आप डटे रहे, आप मैदान छोड़कर भागे नहीं, उसमें हर किसी को आप पर प्राउड फील होगा। इसीलिए आपको तब तक रुकना नहीं है जब तक आप प्राउड ना फील करो। हारने में भी एक अलग ही तरीके का मजा होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपने आपका 100% दिया हो। और अगर आपने 100% दिया है तो फिर आपकी जीत जो है वो निश्चित होगी। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि रुकिए मत, कभी क्विट मत कीजिए। आपको जब तक लड़ते रहना है तब तक डटे रहिए, मैदान में खड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप मैदान में खड़े हो जीतने की गुंजाइश है। आपने अगर एक बार मैदान छोड़ दिया ना, फिर जीत कभी नहीं हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 28 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हमें जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। ये कंट्री जो है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि ये अगर आप देखोगे कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 2611, तो इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी निकल कर आ रहा है, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे। उसी के साथ साथ इंडिया पुश फॉर जेंडर इक्विटी इन साइंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इससे भी रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो इतनी कुछ खास न्यूज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर हम ये वाले आर्टिकल देखते हैं तो इसमें बेसिकली बात की जा रही है कि यूएसए में पहले एक ऐसा हुआ था कि पैसे जो है वो देने की बात की गई थी, मगर पैसे जो है वो नहीं दे पाए थे, लोगों के अकाउंट में नहीं डाल पाए थे, जो एक्चुअल में वल्नरेबल है उनके अकाउंट में नहीं जा पा रहे थे। इंडिया ने भी वैसे कोशिश की। इंडिया ने भी जो पीएम किसान योजना बोलिए, फार्मर्स के लिए बोलिए, गरीबों के लिए बोलिए, जो राशन है, जो पैसे हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वल्नरेबल के इसमें जा रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही है। देखिए ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ये हम एक इसमें जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसमें हम पूरा का पूरा ये कवर कर सकते हैं।
इसीलिए आपको अभी इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाती है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कॉर्ड के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो हमने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है ना। बाकी ये अगर हम देखते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक द हिंदू जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब देखिए द हिंदू जो है वो क्रिटिसिज्म पर होता है कि भैया क्रिटिसाइज करो क्रिटिसाइज करो क्रिटिसाइज करो, लेकिन फिर भी ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से हमें इम्पोर्टेंट लग सकते हैं। तो हम मेंस में जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें इन आंकड़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम मेंस में कर सकते हैं, इसलिए ये वाला आर्टिकल जो है वो हम देखेंगे। बाकी अगर हम द हिंदू में एडिटोरियल देखते हैं तो फालतू के एडिटोरियल दिए गए हैं वैक्सीन से रिलेटेड, जो ऑलरेडी द इंडियन एक्सप्रेस में हमने देखा हुआ है ना। तो ऐसे कई सारे आर्टिकल एडिटोरियल है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प देंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अभी खत्म होने पर आ गया है, ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो चल रहा है, एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, केस स्टडीज जो है वो अभी शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ अभी आज से मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी शुरू होने वाला है। मेंस आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग जो है वो भी शुरू होने वाला है। उसी के साथ इकोनॉमी का कोर्स जो है वो भी अभी आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, मतलब सभी कोर्सेज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कम से कम प्राइजेस में। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में। आफ्टर 26/11 26/11 का अटैक हुआ था और उसके बाद हमें कोस्टल सिक्योरिटी किस तरीके से देखने को मिलती है। GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हाजिर है। यहाँ पर क्वेश्चन की क्या बोला गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC, डू यू थिंक इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स रोल। और तीसरा पार्ट है कि व्हाट मोर कुड बी डन टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब यहां पर आपको 3 पार्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको सीधा फैक्ट वाला आ गया है कि भैया बताओ कि IMAC क्या है, ये आ गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि डू यू थिंक, मतलब यहां पर क्या है कि आपको क्या लगता है, इसका जवाब हो सकता है या तो यस या फिर नो में, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या और किया जा सकता है, मतलब अब यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए अभी आज से जो मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है वो शुरू हो रहा है MM Academy ऐप पर, और उसमें आपको डिटेल में मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उसका आंसर किस तरीके से लिखा जाए वो दिया गया। हाँ, ये तो फिर आपको रट्टा मारने जैसा हो जाएगा। लेकिन हम मेंस आंसर राइटिंग कोर्स जो है, एसे राइटिंग कोर्स जो अभी शुरू हो रहा है, आज उसका पहला लेक्चर आने वाला है, तो उसमें हम पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम मॉडल आंसर्स बना सकते हैं, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमें आंसर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके जवाब हमें लिखने पड़ते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन जो है वेरियस फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। अब उसको ब्रॉडली हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है डिस्क्राइब, दूसरा आता है एनालिसिस और तीसरा आता है इवैल्यूएट। अब यहां पर आप डिस्क्राइब अगर देखोगे तो इसमें मोस्टली जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पर आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि डिफाइन करो, है ना, एग्जैक्टली इसमें क्या इन्वॉल्व है वो बताओ। इसमें आपके ओपिनियन वो सब नहीं होते हैं, इसमें जो फैक्ट्स है वही लिखा हुआ होता है। दूसरा टाइप आता है एनालिसिस का, मतलब इसमें आपको एग्जामिन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ रीजंस जो है वो भी देने पड़ते हैं। और तीसरा आता है इवैल्यूएशन का, जिसमें आपको जज करना पड़ता है सक्सेस एंड फेलियर किसी चीज की, कंक्लूजन जो है उस पर आपको पहुंचना पड़ता है। तो इस तरीके से 3 जो भाग है उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें जो है वो पूछ ली जाए। जैसा कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो कि IMAC क्या है, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब वाला आ गया, क्या है ना, डिफाइन करना है आपको बेसिकली क्या है, इसके फंक्शंस जो है वो आपको यहाँ पर बताने हैं जो फैक्चुअल है। फिर उसके बाद आ रहा है डू यू अग्री, इसमें थोड़ा आपको आगे बढ़ना है, थोड़े आपके इनपुट्स देने हैं, आपको बताना है कि हाँ नहीं सक्सेसफुल है या नहीं है। और तीसरा यहाँ पर आ रहा है इवैल्यूएशन वाला कि क्या इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर आपको जज करना है ना, यहाँ पर आपको कंक्लूजन पर पहुंचना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी चीजें हम डाल सकते हैं। इस पर यहाँ पर 3 चीजें जो है ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिसमें तीनों चीजें आपको इन्वॉल्व करके दी जा रही है। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं।
अब देखिए एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन एनालिसिस इवैल्यूएशन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज साइक्लोन, है ना, सीधा आपको डिस्क्राइब करना है। उसके थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। इसमें आपको थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है। फिर आता है इवैल्यूएशन, मतलब उसकी इंप्लीकेशन जो हमारे कंट्री पर क्या क्या है। अब यहां पर आपको खुद की जो पार्ट्स है, खुद का जो इनपुट है वो डालना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल बोले तो सैलिएंट फीचर जो XYZ स्कीम का, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, उसकी स्कीम के फीचर्स क्या है, सैलिएंट फीचर क्या है, तो ये सीधे फैक्ट्स रहेंगे, ये आपको लिखना है, इसमें कोई आपका ओपिनियन नहीं है। फिर उसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, ये जो स्कीम है क्या ये हेल्पफुल है इंडियन सोसाइटी के लिए, इसमें थोड़ा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके जो फायदे हैं नुकसान हैं। फिर उसके बाद क्या हमें और करना चाहिए जिससे कि हमें इसका इफेक्टिवनेस और इंक्रीज कर सकते हैं आगे इवैल्यूएशन पर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और इतनी ही डिटेल में, इतनी गहराई के साथ, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये हमारे जो कोर्सेस है, जो आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग का कोर्स है उसके ही थ्रू यहाँ पर लिया है। तो काफ़ी डीप में हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस कैसे हम कर सकते हैं, जो ऐसे राइटिंग है वो हमें कैसे करना है, कैसे भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं मेंस में तो उनको आप प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर सको। क्योंकि देखो मिलते हैं हमें 8 मिनट, 8 मिनट में हमें सोच कर आंसर लिखना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि यार क्या है, ऐसा हमें कर ही नहीं सकते हम। जैसे क्वेश्चन हमने देख लिया, हमें फटाफट पता रहना चाहिए कि क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो 1857 का रिवोल्ट है, ठीक है, वो एक वाटरशेड रहा है जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है, जहां पर पहले जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो अलग थी, गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो अलग था। बाद में अब यहाँ पर अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो गया है। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो मैनेज करती थी, लेकिन इसके बाद पूरा ट्रांजिशन हो गया है और जो क्राउन है उसके हाथ में चला गया है। अब ऐसे सिनारियो में लोग क्या करते हैं, 1857 देख लिया, हाँ भैया 1857 का रिवोल्ट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था, इसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये जोन में था। अरे भैया आपको 1857 रिवोल्ट के बारे में पूछा ही नहीं गया है। बहुत सारे लोग उसमें लग जाते हैं कि उसके रीजंस क्या थे, उसके इकोनॉमिक फैक्टर, उसके सोशल फैक्टर, उसके ये फैक्टर, उसके वो फैक्टर, आपको उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेंस जो है इसमें आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन लिया आंसर लिखो, क्वेश्चन लिया आंसर लिखो, क्वेश्चन लिया आंसर लिखो, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है क्वेश्चन का कि भैया पूछा क्या गया है ना। यहां पर जैसा आप देखोगे तो यहां पर आपको पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में आपको यहां पर फंक्शंस जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर का बताना है ना। तो मतलब यहां पर आपको एक लाइन में आपको सिर्फ डेफिनेशन में ये करना है, आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना इंट्रोडक्शन में कि आप उसके बारे में पहले लिख रहे हो बहुत सारी चीजें। हाँ, आपको एक लाइन में उसको डिफाइन करना है कि है क्या, और फिर उसके बाद सीधे फंक्शंस, क्योंकि मेन पार्ट पूछा गया है फंक्शन का। तो ये आपको थोड़े पार्ट, क्योंकि देखिए इसमें 3 चीजें होती है। एक तो सबसे पहली चीज है आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम में आपको कंप्लीट करना है। दूसरी चीज है कि आपको जो स्पेसिफिक बोला गया है उस पर फोकस करना है। और तीसरी चीज है कि आपको जो वर्ड्स है, जितने वर्ड्स 150 वर्ड्स बोलिए 250, जो भी वर्ड्स में बोला गया है उतने वर्ड्स में आपको कंप्लीट भी करना है। तो कितना क्रिस्प करके, कितना कंसाइज करके आपको जो आंसर्स है वो लिखने हैं। तो मतलब सोचिए कितना दिमाग आपको क्वेश्चन के ऊपर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आए, डू यू थिंक सक्सेसफुल इन इट्स रोल, मतलब आपको यहाँ पर जज करना है कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स पता रहने चाहिए, आपको कुछ जो हम क्या बोलते हैं उसको आंकड़े पता रहने चाहिए, क्या परसेंट है वो आंकड़े पता रहने चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर आप इनपुट जो है वो डाल सकते हो। मतलब सेकेंड पार्ट तक आपको फैक्ट्स के बलबूते पर ही खेलना है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं मेंस में, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। क्लियर है। चलिए अब हम आर्टिकल पर नजर डालते हैं जिससे कि आप इस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख पाओ। अब देखिए राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कहा कि टुडे इंडियन नेवी, कोस्टल एरिया एंड मैरीटाइम पुलिस has prepared such a 3-tier security cover in coastal area of country that no suspicious activity can be escaped from their lives. कोई भी एस्केप नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त हमने यहाँ पर 3-tier सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो 3-tier सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करे। इंटीग्रेशन जरूरी होता है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, ये सेटअप किया गया 2014 में।
क्लियर है? तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इजाद कब होता है इसका? 2014 में होता है। अब यहाँ पर जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए 10 टेररिस्ट जो है उन्होंने 26/11 का अटैक किया था मुंबई में। काफी भीषण अटैक जो है वो हमें देखने को मिला था, है ना, और खासकर विटनेस किया गया था मेरे भी द्वारा। तो इसलिए काफ़ी भीषण अटैक था, काफ़ी खतरनाक अटैक था, जहाँ पर मुंबई जहाँ पर कंटिन्यूसली चलती रहती है वहाँ पर सुन्न पड़ गई थी। इंडियन नेवी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरऑल मेरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इंडियन नेवी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओवरऑल मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, एंड इज सपोज टू असिस्टेड इन द कोस्टल सिक्योरिटी कोस्ट गार्ड के द्वारा, स्टेट मरीन पुलिस के द्वारा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आईमैक क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। आईमैक बेसिकली अगर आप देखोगे बेस्ड है गुड़गांव में, स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2014 में। ये एक नोडल सेंटर है मेरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोएलिशन एंड डिसेमिनेशन के लिए नोडल सेंटर है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी चीज है ना, ये आईमैक का जो क्वेश्चन आपको आया था, पूरी चीज ये जो दोनों पॉइंट्स है आप एक ही पॉइंट में इसको खत्म कर सकते हो, है ना। नोडल सेंटर फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोएलिशन एंड डिसेमिनेशन बेस्ड इन गुड़गांव, स्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2014। हो गया खत्म, है ना। इट इज ज्वाइंटली ऑपरेटेड, ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड इज कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क फॉर मॉनिटरिंग मेरीटाइम ट्रैफिक। यहाँ पर बेसिकली इसका काम क्या है? मेरीटाइम ट्रैफिक जो है उसको मॉनिटर करना है। जो भी मेरीटाइम ट्रैफिक आता है उसको मॉनिटर करने का काम, उस पर निगरानी रखने का काम, उसको देखने का काम ये करता है। अब ये फंक्शन किस तरीके से करता है? देखिए इसके लिंकेजेस हमें देखने को मिलते हैं विद नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो भी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ इसके लिंकेजेस देखने को मिलते हैं, जहां से डेटा कलेक्ट करता है और उसी के साथ साथ जो भी अगर कोई अथॉरिटी रहती है उसमें अलर्टनेस देता है। कौन कौन से सोर्सेस है नेशनल इंटरनेशनल जो बोले हैं? वेसल एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ऐसे कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब इंडियन ओशन रीजन यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे रेड इसमें जो दिए गए हैं ये सभी उसका पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें जो भी अगर एक्टिविटीज होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए ये पूरा मॉनिटरिंग जो है वो करता है। अब यहाँ पर और क्या ज़्यादा किया जाना चाहिए और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जब वेसल जो है वो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है, अबाउट इटसेल्फ थ्रू एआईएस, जो एआईएस है उसके थ्रू, क्योंकि एआईएस के मोस्ट ऑफ द शिपमेंट होते हैं वो एआईएस के थ्रू अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एआईएस जो है वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं तो उनको डार्क शिप जो है वो कहा जाता है। और ये जो है इनके ट्रैक करने के लिए ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमें आईमैक का देखने को मिलता है वो क्या है? आईमैक यहाँ पर बेसिकली करता क्या है? सारे मेरीटाइम ट्रैफिक जो मॉनिटरिंग है वो करता है ना, सारी चीज़ें देखता है, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ रहेगी वो सबके तरफ नज़र डालता है। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो क्या है? वो ये है कि इसमें जो डार्क शिप्स होते हैं, मतलब कि ऐसे वेसल्स जो एआईएस में इंफॉर्मेशन जो है इटसेल्फ अबाउट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं, वहां पर ये ट्रैक नहीं कर पाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं 2.9 लाख फिशिंग वेसल्स जो है इंडिया में, अराउंड 60% आर स्मॉलर देन 20 m, इसलिए विदाउट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो मतलब सोचिए कि कितना मुश्किल हो जाता है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ये भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं प्रपोजल बाय नेवी, जिससे कि नेशनल मेरीटाइम अवेयरनेस सेंटर जो है ये डेवलप किया जा सके। और क्या हम कर सकते हैं? तो ये चीज़ और हम यहाँ पर ला सकते हैं मल्टी एजेंसी बॉडी, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पोर्ट्स, फिशरीज सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल गई है। तो अब यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकते हो। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है वो जेंडर इक्विटी की तरफ पुश कर रहा है साइंस में। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है? ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपके लिए एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ रहा है। क्या है? व्हाट इज एथेना स्वैन? ठीक है, यहां पर क्या हो गया? एथेना स्वैन के बारे में पूछा गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। हाउ वेल इट वर्कड, मतलब यहां पर आपको दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है कि इसने कैसा काम किया है अब तक। तीसरा यहां पर आता है आपका इनपुट देने के लिए कि डू यू थिंक इंडिया नीड सच प्रोग्राम, डिस्कस इट्स चैलेंजेस। मतलब कितनी सारी चीजें देखिए इतने क्वेश्चन में पूछी गई है। सबसे पहले तो एक डिस्क्रिप्टिव आ जाता है कि आपको यहां पर क्या करना है, इसके बारे में बताना है।
इसने कैसा काम किया है ये भी एक फैक्ट्स के बेसिस पर ही, आपको कुछ रिपोर्ट्स पता है, कुछ आपको आंकड़े पता है कि इसने कैसा काम किया है, तो ये यहाँ पर आप बता सकते हो। उसी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि इंडिया को ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है, ये आ जाते हैं हम यहाँ पर एनालिसिस के इस पर कि हाँ भैया हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, एनालिसिस करना है यहाँ पर। फिर उसके चैलेंजेस यहाँ पर डिस्कस करना है, इवेल्युएट करना है कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द फोकस ऑफ न्यू साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी करंटली ड्राफ्ट किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर विमेन का जो पार्टिसिपेशन है साइंस में उसको इंक्रीज करने के, मतलब इसका मकसद क्या है, मकसद है कि जो पार्टिसिपेशन है साइंस में विमेन का, महिलाओं को, उसको इंक्रीज करना है। इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जो विमेन का एनरोलमेंट है ना, करियर में जो विमेन फैकल्टी साइंटिस्ट है उसके एडवांसमेंट के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है ये बोरो किया गया है फ्रॉम द प्रोग्राम जो यूनाइटेड किंगडम में चलाया गया था 2005 में, जिसको एथेना स्वैन जो है वो कहा जाता है। स्वैन मतलब साइंटिफिक विमेंस एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, तो मतलब कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है, 2005 में वहाँ पर लाया गया था। अब ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक इवेल्युएशन एंड एक्रीडिएशन प्रोग्राम है। दो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है देखिए, अगर आपने दो वर्ड मिस कर दिए मतलब यहाँ पर आप इसके बारे में जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो बता ही नहीं पाओगे, है ना। ये क्या है, इवेल्युएशन एंड एक्रीडिएशन प्रोग्राम है यूनाइटेड किंगडम में, जो यहाँ पर जेंडर इक्विटी जो है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में एनहांस करता है, ज़्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट अगर आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल गए, पूरे मार्क्स मिल गए। यहाँ पर आपको अब थोड़े थोड़े मार्क्स जो है बाकी तरफ से बटोरना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलरली पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज एथेना स्वैन। अब पार्टिसिपेटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहाँ पर डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है जेंडर इक्विटी पर, और अपना एक्शन प्लान जो है उसको इंप्रूव करने के लिए डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या यहाँ पर करते हैं, क्या एड्रेस करते हैं, अनइक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एड्रेस करना पड़ता है कि वो कम हो जाए। जो ऑब्स्टेकल्स फेस किए जा रहे हैं विमेन के द्वारा करियर डेवलपमेंट में उसको एड्रेस करना पड़ता है। जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है ट्रांस लोग जो फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ऊपर काम करना है। जेंडर बैलेंस ऑफ कमिटी ये करना है, और जीरो टॉलरेंस जो है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उस पर काम करना है। और इसके बलबूते पर जो ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड एक्रीडिएशन है ये यहाँ पर दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं प्रोग्राम्स को। क्लियर है, यूके का समझ में आ गया आपको। अब इसने अब तक कैसा काम किया है ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। 2019 में रिपोर्ट जो है ये ली गई थी इकोनॉमिक रिसर्च इन पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी। इसने फाउंड किया 93% ऑफ द पार्टिसिपेंट जो उनका बिलीफ है प्रोग्राम ने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है जेंडर इश्यूज पर। 78% लोगों ने कहा है कि इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इशू जो है पॉजिटिवली इसने एड्रेस किया है। 78% लोग जो उन्होंने कहा है पॉजिटिवली इसने करियर जो प्रोग्रेशन है महिलाओं का उसको इम्पैक्ट किया है। आज प्रोग्राम जो है 170 मेंबर इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस यूके एंड आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये अडॉप्ट किया है अंडर द नेम साइंस ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्विटी। ठीक है, और इसके 40 इंस्टीट्यूशन जो है एफिलिएटेड है। कनाडा, यूएसए, इंडिया ये करंटली ट्रांजिशनल फेज में है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये भी पार्ट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि इंडिया को क्या ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो थर्ड पार्ट आया था। देखिए, इंडिया अगर हम देखते हैं तो इसको जेंडर एडवांसमेंट, है ना, इट विल बी कॉल्ड, इंडिया में क्या कहा जाएगा, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब गति, ये कहा जाएगा, है ना। इंडिया जो है वो रैंक करता है 108 आउट ऑफ 149 कंट्रीज। अगर हम देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया जो है काफ़ी पीछे है अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया को ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर हम जेंडर गैप को डिक्रीज कर सके, जो गैप है उसको कम कर सके, तो बहुत सटीक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने फाउंड किया कि विमेन आर आइदर नॉट प्रमोटेड या फिर ऑफन वो मिड करियर में ही अपनी फैमिलीज को देखने के लिए ड्रॉप आउट ले लेती है। तो इसीलिए उनका जो आंकड़ा है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है। इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्लान कर रहे हैं कि इंटेंसिव जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो रन करे स्पेशली टॉप लीडरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए। ये जो काम है विद इन एग्जिस्टिंग रूल्स रहेगा, जो यहाँ पर विमेन नंबर जो है उसको यहाँ पर पुश करेगा, प्रमोट करेगा सिलेक्शन कमेटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में।
फ्यूचर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है लाइकली यहाँ पर पॉलिसी चेंज, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करना ग्रांट्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लाने वाले हैं। अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25 इंस्टीट्यूट जो है शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं टू कैरी आउट सेल्फ असेसमेंट और जेंडर इक्विटी इन डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन इसका हमें देखने को मिल सकता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं द हिंदू के आर्टिकल की, स्टेपिंग आउट ऑफ शेडो ऑफ इंडियाज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्कूल टीचर जो है उन्होंने एक हाईलाइट किया है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन ली थी स्टैंडर्ड 5 में, रिलेटिवली शॉर्टर है हाइट में देन प्रीवियस ईयर्स बैच ऑफ स्टूडेंट्स। अब रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, अलग अलग रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, और रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं उसके तहत जो चिल्ड्रन है फ्रॉम इम्पॉवरिश्ड हाउसहोल्ड्स, जो इम्पॉवरिश्ड हाउसहोल्ड्स होते हैं वहाँ से वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मिड डे मील्स ये सब होते हैं, है ना, मिड डे मील बोलिए, मेनी ए टाइम, यहाँ पर वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कंटिन्यूसली फेस करते रहते हैं। जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो फेस करते रहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या है कि उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उनकी जो पूरी विकसित वो नहीं हो पाते हैं। अगर हम ये देखते हैं जो ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है इंडिया में, तो जो लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस है, डिफरेंट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ सकता है। अब देखिए 2 रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये देखिए कभी कभार रिपोर्ट के बारे में आपको आ जाता है ना। 2020 हंगर रिपोर्ट, बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो बाय ब्रेड फॉर दी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ऐसे सब, है ना। तो यहाँ पर बात की गई है अबाउट इंडियन फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। अब देखिए जो 2 ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स है, नेमली प्रिविलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट जिसे हम POU कहते हैं, एंड प्रिविलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी PMSFI। ये जो 2 रिपोर्ट इंडिकेट करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इनसिक्योर कंट्री जो है, फूड इनसिक्योर कंट्री, वो हमें इंडिया देखने को मिलती है, जहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग वेस्टिंग जो है वो देखने को मिलता है। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप अगर नॉर्मल हो तो आपकी हाइट भी नॉर्मल है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट भी नॉर्मल है ना, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन वेस्टेड मतलब क्या होता है कि ये थिनर है, मतलब आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, आपका एज जो है वो ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि आप थिनर हो, आप पतले हो। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, आप शॉर्टर होते हो, है ना। और थिनर और शॉर्टर अगर दोनों है तो मतलब समझ लीजिए वेस्टेड एंड स्टंटिंग दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर अगर हम देखते हैं इंडिया में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब माल न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइन नहीं हुआ है जितना पोवर्टी डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा कम हुआ है। चाइना की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की करें, नेपाल की करें, बांग्लादेश की करें, एक्सेप्ट चाइना, ये जो कंट्रीज़ है सिमिलर लेवल ऑफ POU है इन अराउंड ईयर 2000 था, मतलब 2000 के अराउंड, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं, POU जो है डिक्लाइन हुआ है 24.7% बिटवीन 2001 एंड 2018 इंडिया के लिए। अगर हम चाइना देखते हैं तो 76.4%, नेपाल देखते हैं तो 74%, पाकिस्तान देखते हैं तो 42%, अफगानिस्तान देखते हैं 37%, बांग्लादेश देखते हैं तो 18%। यहाँ पर अफगानिस्तान देखो यार, अफगानिस्तान देखो, मतलब अफगानिस्तान 47.8% स्टार्टेड विथ हायर बेस देन इंडिया, है ना। अब यहाँ पर हायर रेट्स ऑफ डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज है वो अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई झगड़े होते हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है कंट्रीज़ में, तो खाने का काफ़ी शॉर्टेज होता है, तो ये वो काम करते हैं उनको प्रोवाइड करने का, है ना। तो ये यहाँ पर हमें फोकस लेकर आता है माल न्यूट्रिशन, हंगर की जो समस्या इंडिया में चल रही है उसके ऊपर। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, ये है कि राइट यूटिलाइजेशन जो है, एक्सपांशन जो है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स का, वो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है ये आपको पता रहना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं तो फिर समझ लीजिए कि जो न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन जो चल रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो सकता है। क्लियर है?
अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो निकल कर आता है। क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि जो हमने यहाँ पर एक ये देखा था जो कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 26/11 देखा था, तो इसके लिए मैं एक आपको प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपके लिए सेंटेंस है कि जो आईमैक है, ठीक है, जो आईमैक है, आईमैक टास्क इज टू फैसिलिटेट exchange of maritime security information, ठीक है, among various national stakeholders, ठीक है, stakeholders। ये फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है कि आईमैक ओनली ट्रैक्स नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स। तो ये दो सेंटेंसेस है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट कौन सा है, तो ए बी सी डी। ए मतलब वन ओनली, बी मतलब टू ओनली, सी मतलब बोथ एंड डी मतलब नन। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? आईमैक जो उसका टास्क है कि वो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। दूसरा है कि ये सिर्फ नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स को ही ट्रैक कर सकता है, जिन्हें वाइट शिपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओनली आ रहा है मगर ये सही है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स जो है उसको ही ट्रैक करता है, जिसको वाइट शिपिंग कहा जाता है। मिलिट्री शिप या फिर ग्रे हल शिप्स जो होते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अब यहां पर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इस पर, वो है कि जीडीपी जो है वो श्रिंक हुआ है 7.5% Q2 में। Q1 हमें देखने को मिला है ना 24% के आसपास, माइनस Q2 जो है वो आ गया है। अब आप बोलोगे यार बार बार मैं वही चीज़ बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं तो इसलिए उनको बताना पड़ता है क्वार्टर मतलब हमारा वो क्वार्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 7.5% जो है ये यहाँ पर श्रिंक हुआ है, मतलब माइनस हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले बार से बेटर है। और क्यों बेटर हुआ है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर जो है वो तो भैया पूरी खतरा ही हो रही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर डिमांड जो है वो भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें भी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आगे हैं उसका एनालिसिस भी हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपको ओवरऑल साल की पता रहे वही सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे जो उसमें कवर हो ही जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको मारा गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इजराइल जो है उसका रोल है, तो इसलिए अब टेंशन जो है ये वह पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। असैसिनेशन बेसिकली किया गया है। तो आइए यहाँ पर हम मैप में, बड़े मैप में देख लेते हैं ईरान कहाँ पर है, क्योंकि हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज का भी यही जवाब है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी खूबसूरत धरती है, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। हमें वहाँ पर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो मिडिल ईस्ट को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्ट पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया आपको नजर आएगा, यहाँ पर ओमान नजर आएगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और यहाँ जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ईरान जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ईरान आप यहाँ पर देख सकते हो, ईरान को पूरा एरिया आप देख सकते हो। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, ऑफिशियली ईरान, पर्शिया भी कहा जाता है, ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है इस कंट्री का नाम है, ठीक है। तो उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इजराइल जो है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो चल रहे हैं। अभी यूएई ने, इजराइल ने अपने रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो पूरा जो रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आप देखिए रेड सी है, यहाँ पर आपको बाबेल मंडप स्ट्रेट जो है वो नज़र आता है ना। तो स्ट्रेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो रीजन है पूरा का पूरा, इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।